देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर भले ही धीमी पड़ गई हो, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार के व्यापक इंतजाम अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि भले ही उत्तराखंड कोरोना की दूसरी लहर से जंग जीतने में कामयाब हो गया है, लेकिन कोविड की तीसरी लहर से निपटना भी उतना ही जरूरी है और राज्य सरकार पूरी तरीके से इसके लिए तैयार है। और मुख्यमंत्री आवास को भी कोविड सेंटर बनाने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। मीडिया से बातचीत की है। तीरथ सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि उत्तराखंड में कोरोना को कंट्रोल में अब लाया गया है। रफ्तार जो है दूसरी लहर की वो बेहद धीमी हो चुकी है। राज्य में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बेपरवाह हो जाएं। तीसरी लहर से बचने के लिए व्यापक इंतजाम करने जरूरी है। दूसरा सेकंड जो वेव था उसको किसी को ये पता नहीं था कि इतना तेजी से ये होगा, ये वेव बढ़ेगा और कल्पना भी नहीं की रहेगी। लेकिन हमने उसके बाद भी व्यवस्थाएं जोड़ी हैं और जिस कारण राहत महसूस किया है। और मैंने तो इतना नज़दीकी से जाकर के देखा कि सभी जिलों में मेरा जाना हुआ 13 जिलों में कोविड के समय में, और उसके बाद इतना ही नहीं किया तो मैं उन पीड़ितों तक भी गया हूँ। देहरादून भारत सरकार की योजना के तहत उत्तराखंड राज्य में पहली बार 2 ट्रांसजेंडर को प्रमाण पत्र जारी हो गया है, जिसके तहत अपना नाम और जेंडर परिवर्तन की सूचना देकर उन्हें पहचान पत्र मिलेगा। इनकी सुविधा के लिए भारत सरकार ने साल 2019 में ये व्यवस्था लागू की थी, जिसके रूल्स 2020 में जारी हुए हैं। आज जिला समाज कल्याण अधिकारी ने 2 ट्रांसजेंडर को प्रमाण पत्र जारी किए। आगामी 1 जुलाई से स्थानीय लोगों की शुरू हो रही 4 धाम यात्रा को देखते हुए जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। प्रशासन की तरफ से यात्रा मार्ग पर कैंप लगाकर पर्यटन व्यवसायियों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि 4 धाम यात्रा मार्ग पर अभी तक 2206 विभिन्न व्यवसायियों समेत 337 वाहन चालकों का टीकाकरण हो चुका है। वहीं पांडुकेश्वर और बद्रीनाथ में मंदिर समिति के कार्मिकों और स्थानीय लोगों को मिलाकर 1674 लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। 45 प्लस में भी 98.1 यानी कि 98.1% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। शुरुआत से ही हम लोगों ने काफ़ी गांव-गांव जाकर हेल्थ टीम ने वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया था। उससे हमारी शुरू से ही प्रगति अच्छी थी और अब ऑलमोस्ट 98% लोगों को हमने वैक्सीनेट कर लिया 45 प्लस की जनता को फर्स्ट डोज से। और इसके साथ में ही जो हमारा 4 धाम यात्रा, क्योंकि अभी कुछ दिनों में शुरू हो सकता है, तो उसके लिए भी लगभग 1650 पांडुकेश्वर, माना, बामणी वाले जो इलाके हैं, जो वहाँ के ग्रामवासी हैं या मंदिर समिति के लोग हैं, इन सभी लोगों को मिलाकर इनका वैक्सीन। जहाँ एक तरफ गढ़वाल क्षेत्र के लोग अपने पारंपरिक रीति रिवाज, अपने गांव, खेत खलियानों को छोड़कर गढ़वाल से पलायन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गढ़वाल में ऐसी एक जगह है जहां पर लोग आज भी अपने पौराणिक रीति रिवाजों समेत पारंपरिक धरोहरों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं चमोली के सैकोट मालधार नाम के गांव की, जहां ग्रामीण आज भी अपने पुराने तरीकों से फसलों की रोपाई करते हैं। वैसे देखा जाए तो आज के जमाने में नई नई तकनीकें आ गई हैं, जिससे कि किसानों का काम और आसान हो जाता है। लेकिन मालधार गांव के किसान आज भी पुराने यंत्रों का इस्तेमाल कर फसलों की रोपाई करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रोपाई को सीधे सादे तरीके से ना करके इसे ढोल, नगाड़े, गाजे बाजे के साथ पूरा जश्न मनाकर किया जाता है, जिसे देखकर मानो लगता है कि त्योहार मनाया जा रहा हो। बता दें कि बगड़वाल नृत्य पहाड़ की अनमोल सांस्कृतिक विरासत है, जिसमें सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होता है बगड़वाल की रोपाणी का दिन। इस दौरान रोपाई को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ता है। जीतू बगड़वाल के जीवन का 9 गते आषाढ़ की रोपाई का वो दिन अपने आप में विरह वेदना की एक मार्मिक समृद्धि समाये हुए है।
आज भी चमोली जनपद में पूर्व परंपराओं के द्वारा यहाँ पे रोपाई की जाती है और गांव की एक परंपरा होती है कि यहाँ पे पूर्व रीति रिवाजों के अनुसार यहाँ पे ढोल नगाड़ों और गाजे बाजे के साथ यहाँ पे रोपाई की जाती है। जो पूर्व परंपराएं थी उनके अनुसार यहाँ पे गाजे बाजे के साथ परंपराएं यहाँ पे अभी भी सुचारू रूप से चलती रहती है और ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पे रोपाई की जाती है। उत्तराखंड के चमोली जनपद में भी इसी प्रकार से रोपाई का आगाज़ किया जाता है और सर्वप्रथम पहले भूमियाल देवता और ग्राम इष्ट देवी देवताओं की पूजा करने के बाद रोपाई के खेत की पूजा की जाती है और उसके बाद रोपाई के खेत में बैलों की जोड़ी को लाया जाता है। ये रोपाई में हम लोगों का आजकल सब सुबह से शाम तक बीज गाड़ा रोपाई ये कार्यक्रम पर लगे हैं। सब लोग मिल के कर रोपाई थे और यह हम लोगों की सुविधा थोड़ा ये ट्रैक्टर पावर टेलर वगैरह ये से काफ़ी हुए पर ये सुधारा वास्ते भी हम कोई व्यवस्था नहीं है। जो खराब हुए जा रहा थी कोई व्यवस्था नहीं। उधर ग्रामीण काश्तकारों का कहना है कि उन्हें समय पर अच्छा बीज, खाद आदि सामान नहीं मिल पाता है, जिसके चलते उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए ग्रामीणों ने सरकार और कृषि विभाग से सहयोग की अपील भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिवंगत नेता इंदिरा हृदयेश की 13वीं में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इंदिरा हृदयेश जैसी वरिष्ठ नेता के साथ उनको बराबर काम करने का मौका मिला। यही नहीं, जब भी विधानसभा में कोई गतिरोध उत्पन्न हुआ उनका हमेशा सकारात्मक रुख ही देखने को मिला और सदन में भी वो विपक्ष के तौर पर सत्ता पक्ष से सहमत रहती थी। पूर्व सीएम हरीश रावत के आपको बता दें साथ सीएम तीरथ सिंह रावत के चुनाव लड़ने वाले बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम का चुनाव हरीश रावत को नहीं बल्कि चुनाव आयोग को तय करना है और हरीश रावत को थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए। आपको बता दें कि हरीश रावत ने अपने एक बयान में कहा था कि सीएम तीरथ सिंह रावत अब अपने चुनाव का समय गंवा चुके हैं। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर जहां कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है, तो वहीं प्रदेश में अगला नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा उसको लेकर कांग्रेस की बैठक शुरू हो गई है। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष का ऐलान कर देगी। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 को अब बहुत कम समय रह गया है, तो ऐसे में प्रदेश में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं, इसको लेकर असमंजस का माहौल है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का कहना है कि विधानसभा चुनाव को अब 1 साल से भी कम समय रह गया है, ऐसे में चुनाव आयोग ही इसमें कोई अंतरिम निर्णय लेगा। स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि 1 साल के अंदर कोई वैकेंसी क्रिएट होती है चुनाव के लिए, जनरल इलेक्शन से 1 साल पहले, तो वहाँ पर चुनाव करवाया नहीं जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि चाल और चरित्र भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से रहा है, मुझे लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को धक्का बताते हुए जरूर चुनाव में जाने की कोशिश। हरिद्वार के वानप्रस्थ आश्रम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्मित अतिथि गृह का उद्घाटन मुख्य कोषाधिकारी अतिथि नीतू भंडारी ने किया। इस दौरान ये देखा गया कि जो बुजुर्ग अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर चुके हैं वो पूजा पाठ कर अपना जीवन आश्रम में बिता रहे हैं। ऐसे में उनके विदेश में रहने वाले परिजनों ने 5 कमरों का अतिथि गृह आश्रम बनवाया। वहीं इस मौके पर नीतू भंडारी ने कहा कि बुजुर्गों के लिए वातानुकूलित ये कमरे उपहार के रूप में दिए गए हैं। इसी के साथ आश्रम के प्रधान दिनेश कुमार पांडे ने बताया कि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए आश्रम में सभी तरह की सुविधाएं लगातार दी जा रही हैं। वानप्रस्थ आश्रम की कार्यकारिणी ने आज मुझे जो इन्होंने 5 गेस्ट हाउस बनाए हैं उनके इनॉग्रेशन के लिए आमंत्रित किया गया था। इसके लिए मैं पूरी कार्यकारिणी वानप्रस्थ आश्रम की और सदस्यों को और उन सभी लोगों को जिन्होंने दान दे करके इन कुटियाओं का निर्माण कराया, सबको हार्दिक बधाई देती हूँ। आश्रम है, लेकिन आप यहाँ घूम के अगर देखें तो यहाँ के वृद्ध रहते तो वृद्ध हैं, 70 से लेकर 97-98 साल तक के लोग यहाँ पर रहते हैं। उनकी जीवन शैली, अगर किसी को ये देखना है कि हमारे यहाँ वृद्ध कैसे रहे तो यहाँ की जीवन शैली को देखें आकर के। ये वर्ल्ड में एक अनूठा आश्रम है, अपने में अनूठा आश्रम। 1929 में इस बिल्डिंग का निर्माण करवाया गया।
विधायक पुष्कर सिंह धामी देर रात खटीमा में सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे। आपको बता दें कि इस सड़क के दोनों ओर सौंदर्यीकरण का काम 9 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा था। इस दौरान बड़े बड़े गड्ढों में जल भराव हो गया, जिसके चलते स्थानीय व्यापारियों की शिकायत पर विधायक धामी मौके पर सड़क का जायजा लेने पहुंचे और खामियां पाने पर जल्द ही स्थानीय प्रशासन, कार्यदायी संस्था समेत ठेकेदारों से व्यापारियों को सड़क किनारे खुदाई और बरसात के जल भराव से निजात दिलाने को लेकर निर्देशित किया गया। मीडिया से रूबरू होते हुए विधायक पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्थानीय व्यापारियों की शिकायत की उन्हें जल भराव के चलते काफी परेशानी हो रही है, जिसके बाद उन्हें सड़क का जायजा लेने के लिए आना पड़ा। हमारी जो टनकपुर रोड है, मुख्य चौराहे से लेकर अमाऊं क्षेत्र तक जो है, यहाँ पर सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। बीच में बरसात के कारण से और कुछ कारणों से अभी पूरा काम नहीं हो पाया है। उसमें अभी मुझे व्यापारियों ने बताया कि यहाँ पर मेन मार्केट में दोनों तरफ जो है, जहाँ पर अभी सौंदर्यीकरण के बाद ये इसमें डामरीकरण का कार्य होना है। खटीमा में मानसून के सीजन में होने वाले जलभराव और बाढ़ आपदा से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है, जिसके चलते उच्च अधिकारियों के निर्देश पर क्षेत्र में 6 बाढ़ चौकियों की स्थापना की गई। साथ ही आपदा कंट्रोल रूम भी बनाया गया, जो कि 24 घंटे सुचारू रूप से चालू रहेगा। वहीं तहसीलदार यूसुफ अली ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि बाढ़ चौकियों और कंट्रोल रूम में खटीमा के राजस्व कर्मियों के अलावा तहसील क्षेत्र के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी होगी। मानसून सीजन में बाढ़ आपदा की स्थिति में तहसील क्षेत्र के लोग कंट्रोल रूम में संपर्क कर सहायता प्रशासनिक टीम से ले सकते हैं। वहीं तहसीलदार यूसुफ अली ने यह भी बताया कि प्रशासन ने आपदा से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी महोदय एवं उप जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में तहसील खटीमा में जो है बाढ़ चौकियों की हमने जो है स्थापना कर दी गई है। तहसील खटीमा के अंतर्गत जो है 6 बाढ़ चौकी बनाई गई है, जिसमें सभी कर्मचारियों की, सभी विभागों की 24 घंटे जो है नियुक्ति कर उनको तामील करा दिया गया है। और बाढ़ चौकी कंट्रोल रूम तहसील में मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महात्मा योगेश्वर शिशु मंदिर के सभागार में 25 जून को देश में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से लगाए गए आपातकाल को लेकर ब्लैक डे पर गोष्ठी का आयोजन किया। वहीं भाजपा महिला मोर्चा की ओर से मदन मोहन शर्मा को शॉल और पुष्प का गुच्छा देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मदन मोहन शर्मा और मोहन पेटवाल ने कहा कि हर साल 25 जून को देश के आपातकाल के लिए याद किया जाता है। 1975 में इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू की थी। बीजेपी ने इस दिन को ब्लैक डे यानी कि काला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की। उस समय काला दिवस भारत के इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जो कि हमारी स्मृति में जिन लोगों ने भुक्त भोगा है, उस दिवस को कभी मिट नहीं सकता। हम लोगों का शारीरिक उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न, आर्थिक उत्पीड़न और अन्य उत्पीड़न जो भी सरकार कर सकती थी किया। युवाओं के लिए खास तौर पर, क्योंकि पार्टी का भविष्य ये मसूरी भाजपा मंडल द्वारा यहाँ पर आपातकाल के जो काला दिवस है उसके यहाँ पर गोष्ठी आयोजित की गई और इसके मुख्य वक्ता हमारे वरिष्ठ पूर्व मंडल अध्यक्ष वर्तमान में। उत्तराखंड सरकार और प्रशासन की ओर से कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसको लेकर मसूरी एसडीएम मनीष कुमार की ओर से मसूरी होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल और पुलिस के साथ संयुक्त रूप से एसडीएम कार्यालय में बैठक की गई, जिसमें सभी लोगों से आग्रह किया गया कि अपने अपने स्तर से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। वहीं एसडीएम ने बताया कि कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए अतिरिक्त वैक्सीन सेंटर खोले गए हैं, जहां रोज 700 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने के प्रबंध किए गए। इसके अलावा कोरोना की तीसरी लहर से किस तरीके से निपटा जाए, इसको लेकर भी लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। क्योंकि पर्यटन सीजन थोड़ा बहुत शुरू हो गया है, उसको लेकर के कैसे हम एसओपी फॉलो करते हुए, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जान भी बचानी है, जहान भी बचाना है, लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स दोनों को। और हमारे यहाँ क्योंकि पर्यटन प्रदेश है, हमारे यात्रा थी, हमारा आंदोलन था, संघर्ष था, उसके अंतर्गत एसडीएम साहब द्वारा बैठक बुलाई गई और बैठक में मुख्य मुद्दे पर्यटक स्थल खोलना, शनिवार इतवार को बाजार खोलना, समय बढ़ाना, इस बारे में चर्चा हुई और कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के बारे में बात हुई, किस तरह बचाव होना चाहिए
और वैक्सीनेशन को लेकर एक अहम मुद्दा निश्चित हुआ है। उसका मुख्य ध्येय ये था कि जो हमारा हमने देखा है हमारी दूसरी लहर में जो क्षति हुई थी उस क्षति को कैसे रोका जाए, उसके संदर्भ में हमारी तैयारियों की समीक्षा थी और साथ ही साथ पुलिस प्रबंधन भी देखना था क्योंकि मसूरी एक पर्यटक स्थल है तो यहाँ पे लोगों की बाहरी लोगों की बहुत आमद रहती है। मसूरी के मॉल रोड पर कपड़ों की दुकान पर चोरों ने हाथ साफ किया जिसके चलते आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जब दुकानदार सुबह दुकान खोलने के लिए आया तो उसको दुकान के शटर का ताला टूटा मिला। वहीं दुकान के अंदर से कई कीमती कपड़े भी गायब थे, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। इसके अलावा पुलिस ने जल्द चोरों को पकड़ने का आश्वासन दिया है। तो शटर खुला हुआ था ना और एक बाहर विंडो के जो कपड़े उतार रखे थे, लॉक खोल रखा विंडो का तो बाहर से। कितने लगभग कितनी चोरी हुई होगी यहाँ पर? चोरी तो अब पता चलेगा उसके बाद ही जब काउंट करेंगे हम, अभी तो पता नहीं चलेगा ना, काउंट करने के बाद ही पता चलेगा। आपके यहाँ सीसी कैमरे? रामनगर के ग्राम पंचायत कानिया में युवाओं में बढ़ रहे नशे को लेकर एक बैठक की गई जिसमें ग्राम प्रधान सुनीता घुकत्याल और जिला पंचायत किशोरी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। उप प्रधान दीपचंद्र पांडे ने शिरकत की। इस मौके पर बैठक में नशे के कारोबार को लेकर थाना प्रभारी को अवगत कराया गया। साथ ही ग्राम प्रधान ने भी इस बाबत कहा कि थाना प्रभारी को नशे पर अंकुश लगाने के लिए इतना ही नहीं, ग्राम प्रधान ने थाना प्रभारी से ये भी कहा कि नशे के कारोबार करने वालों के खिलाफ ग्रामीणों का जो भी सहयोग पुलिस को चाहिए वो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन को नशे पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाने की जरूरत है, जिस पर थानेदार ने ग्रामीणों का आभार व्यक्त करते हुए ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। एक ऐसी बीमारी है जिससे आजकल हर एक आदमी पीड़ित है। उसी को लेके एक नशा उन्मूलन एक सप्ताह आयोजित एसएसपी महोदय के द्वारा किया जा रहा है हमारे। उसी में हमने यहाँ छोटी सी एक गोष्ठी रखी थी, यहाँ गाँव वालों के साथ उसमें विचार विमर्श किया गया, उनसे बातचीत की गई, कैसे इसको कम किया जा सकता है, गाँव में इसके प्रभाव को कैसे रोका जा सकता है और कैसे गाँव वालों का सहयोग। देवाल विकासखंड के दूरस्थ पिंडर क्षेत्र के कुछ ग्रामीणों ने ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू और विधायक मुन्नी देवी के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी थराली सुधीर कुमार से मुलाकात की और विस्थापन की मांग की है। दरअसल 18 जून को मूसलाधार बारिश से पिंडर नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिससे नदी के किनारे पर बसे कुछ परिवारों का आशियाना भी नदी में समा गया। साथ ही खेती की जमीन भी पानी में बह गई, जिसके चलते प्रभावित इधर उधर भटकने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसी को लेकर ग्रामीणों ने विस्थापन की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर उन्हें रहने के लिए जगह नहीं दी जाती है तो फिर मजबूरन उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। और उत्तराखंड विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।